जो है आप लोग का क्लास में टेस्ट हुआ था 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का। तो हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग को जितना 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है सभी का सोल्यूशन आप लोग को ऑनलाइन करा देंगे। लेकिन ऑनलाइन आने की कोशिश किए, लेकिन ऑनलाइन नहीं हो पाए तो ज़्यादा समय लग रहा था, जिसके कारण से आप लोग के लिए ऑफलाइन ही क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये बिना विलंब किए हुए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न आप लोग का था, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो याद कीजिए कि हम आपको बताए थे कि सम संख्या और विषम संख्या के रूप का होता क्या है। सम संख्या के लिए हम आपको बताए थे कि सम संख्या के लिए क्या होता है, तो उसमें हम बताए थे 2m यदि रहता है तो ये होता है सम संख्या के लिए। ये कहने का मतलब क्या है कि m के जगह यदि आप कोई भी संख्या रख दीजिए वो आपको सम संख्या बना देगा। जैसे m के जगह आप 3 को रखिए और गुना कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। उसी प्रकार से m के जगह जो है आप शून्य को रखिए, 2 में शून्य करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। m के जगह आप -1 को रखिए तो ये कितना बन जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये सारी के सारी जो निकली संख्या ये कैसा निकला, तो सम संख्या। लेकिन यदि आपसे पूछता कि विषम संख्या का रूप क्या है, तो विषम संख्या का रूप के बारे में आप जानते हैं कि विषम संख्या को लिखने का तरीका होता है 2m+1, या तो आप लिख सकते हैं 2m-1। ये होता है विषम संख्या का लिखने का रूप होता है। जैसे m के जगह यदि आप कोई भी संख्या को आप रखिए तो उसमें आप देखिएगा तो इसमें होगा क्या कि ये आपका विषम संख्या ही बताएगा। जैसे m के जगह आप 1 को रखिए तो 2 × 1 + 1 होगा, 2 में 1 गुना किए 2 और उसमें 1 जोड़े तो ये कितना हो गया, 3। या तो इसमें आप गुना कीजिए, 2 में 1 गुना करेंगे 2 और -1 तो कितना हो जाएगा, 1। m के जगह आप कोई भी संख्या रख के आप हल कीजिएगा ना तो ये आएगा विषम संख्या। तो आपसे पूछ रहा था सम संख्या का रूप क्या होता है, तो सम संख्या का रूप क्या होता है, 2m केवल होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 2 देखते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछता विषम संख्या का तो विषम संख्या क्या क्या होता, 2m-1 और 2m+1 भी हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या जो है 2 को देखते हैं। 2 में आप लोग से पूछा गया था कि 65 तथा 117 का महत्तम समवर्तक 165, और यहाँ पर हम आप लोग को माइनस होगा, ये सुधरवा दिए होंगे कि 65 - 117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि 65 और 117 का मास आपको इतना दिया गया है, मतलब HCF का मान आपको ये दे दिया था, HCF का मान 65 m और माइनस में 117। और यदि आप 65 और 117 का यदि आप HCF निकालिएगा तो ये कितना निकलेगा, यदि ये HCF निकालिएगा तो ये आप लोग को निकलेगा 13। जब 13 निकलेगा तो HCF के बराबर कर दीजिए, HCF के जगह आप 13 को रखिए और उसी का मान ये दे के रखा है 65 - 117। ये माइनस है तो इधर आकर क्या होता है दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा प्लस। तो 117 और 13 ये कितना हो जाएगा, 136। और इसको यदि आप कैंसिल कीजिएगा तो m का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और आपसे m के बारे में पूछ रहा था, तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कहता क्या है, में कहता है कि a का मान जो है आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 में जो कहता है कि a का मान आपको दे दिया गया है कि 2 के पावर 3 × 3 × 5, और b का मान भी आपको दिया गया और आपसे पूछा है कि इसका जो है लघुत्तम समावर्तक निकालिए, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम आपको बताए थे कि एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जिसका सबसे अधिकतम पावर होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो देखिए इसमें 2 का पावर 3 है और इसमें क्या है, 2 का पावर 4 है, तो अधिकतम पावर तो 2 का पावर 4 था, तो 2 का पावर 4 लिखिए। गुने यहाँ 3 है, इसमें 3 शामिल है, बी में नहीं है तो 3 को भी लिखिए। गुने इसमें ए में 5 है, बी में 5 है, तो हाँ 5 को भी लिखिए। उसके बाद देखिएगा तो बी में 7 है, ए में 7 नहीं, तो इसको भी लिख दीजिए। और यदि आप इसको टोटल को हल कीजिएगा तो 2 का पावर जानते हैं कि ये कितना होता है, 16। 3 को 5 से गुना करेंगे तो ये कितना होगा, 15, और गुने में कितना हो जाएगा, 7 होगा। और यदि आप इसी को गुना में कर दीजिएगा तो ये जो आपका निकलेगा 1680 आ जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी था। अब आप लोग चेक कीजिएगा अपना अपना और बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, कमेंट जो है आप लोग जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना कितना सही हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहता है कि 56 इक्वल में 2 के पावर x गुने 3 के पावर y गुने
13 का पावर जेड है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना था। तो कहने का मतलब 156 को आप तोड़िए और तोड़ने के बाद इसमें देखिए 2 कितना आता है, तो 2 को इसको तोड़े हैं तो ये 39 हुआ, फिर से ये 3 को तोड़िए तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। तो यदि हम इसको जब इसका एलसीएम के रूप में लिखे तो 156 में 2 कितना आया, तो 2 हुआ। और यदि यहाँ जो है 3 कितना आया, तो 1 आया है। 13 कितना हुआ है, तो 1 हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में जो 2 का पावर x है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो x का मान कितना हुआ आपका, 2 हुआ। यहाँ जो है 3 का पावर y, तो 3 का पावर 1 निकला, तो y का मान कितना होगा, 1 होगा। ये 13 का पावर z है और उधर 13 का पावर कितना है, 1 है। अब कह रहा था सारी संख्या को प्लस करने के लिए, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना निकल जाएगा, 4। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। आइए प्रश्न संख्या 5 में आपसे कह रहा था कि बताइए कि रूट 10 और गुने रूट 15 ये कैसी संख्या है। तो रूट 10 और रूट 15 को यदि आप गुना कीजिएगा तो ये कितना निकलेगा, रूट 150। और रूट 150 कैसी संख्या होती है, तो ये कैसी होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। रूट 150 कैसी संख्या, तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे क्या कह रहा था, निम्न लिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत और अशांत के तरीका को हम बताए थे कि शांत हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसके हर में, शांत हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं जिसके हर में 2 हो या तो 5 हो या 2 5 दोनों हो, वैसी संख्या को ही हम लोग शांत कहते हैं। लेकिन जब अशांत की बात कह जाए तो 2 और 5 के अलावा, 2 5 के अलावा यदि कोई तीसरा संख्या आ जाए तो उसी को हम लोग अशांत कहते हैं। तो ये और ये सारी बात को जो है हम लोग को देखना है केवल हर में। तो हर में देखिए यहाँ 2 का 2 भी है, लेकिन क्या है, 3, तो ये कैसे संख्या है, अशांत संख्या। इसमें के हर में देखिए तो ये 5 भी और कितना 7 है, तो ये भी कैसे संख्या, अशांत संख्या। इसमें देखिए 2 और क्या है, 3 है, तो ये भी कैसे संख्या, अशांत संख्या। लेकिन जब डी ऑप्शन देखिएगा तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 3 है, तो ये कैसी संख्या है, शांत संख्या। क्योंकि हर में केवल 2 हो या तो 5 हो या 2 5 दोनों हो, इसके कारण से ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। आइए प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांक -3, यहाँ हम बताए थे आपको कि -3 एवं कितना होगा, 10 होगा। तो इसका जो है आप लोग को बताना था कि किसका। तो ऐसी भी आप ध्यान को रखिए कि -3 और आपसे कह रहा था 10 कि किसका शून्यांक होगा। तो आप किसी का भी तोड़ दीजिएगा। जैसे यदि आप तोड़ते, कहने का मतलब अल्फा का मान आपको -3 दिया है और बीटा का मान जो है ना आपको दे दिया गया है, ये 10 दिया है। बीटा का मान जो है ना ये कितना दिया है, 1 मिनट, ये जो है आपका अल्फा का मान दिया गया था। अल्फा का मान मानिए तो -3 था और बीटा का मान निकालना था 10 था। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या सीखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स गुने में क्या सीखे हैं, अल्फा गुने बीटा। तो यदि आप अल्फा के जगह -3 रखते, बीटा के जगह 10 रखते तो ये कितना बनता, +7, और ये बाहर में माइनस था तो ये क्या हो गया, -7। आप प्लस अल्फा गुने बीटा दोनों को गुना करते तो ये कितना आ जाता, -30 होता। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ, एक्स स्क्वायर -7 एक्स -3, तो ऑप्शन नंबर बी में था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीका के प्रश्न में तो हम आपको बता दिए थे कि सारी जितना आपको संख्या दिया गया सभी संख्या का आप केवल एलसीएम निकाल दीजिए, उसका जो है पुनः मिलने का समय हो जाता है। तो 3 4 8 का यदि आप एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 24। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। या तो 24 ऑप्शन है, ये भी ठीक है, या तो आपको इसके जगह पर मिल सकता था 1 दिन। तो 1 दिन तो कहने का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ। ये प्रश्न संख्या 9 में आपसे कहता है कि बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 का आलेख होता है कैसा। तो हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद का जो होता है आलेख कैसा होता है, तो ये होता है परवलयकार। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। परवलयकार कहने का मतलब ये जब भी होता है तो ये इस रूप में होता है, परवलयकार, इसी को यहाँ हम लोग परवलयकार कहेंगे। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 में आपसे कहता क्या है
एम के किस मान के लिए -4, -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यांक, ये 1 नहीं है, यहाँ होगा, का शून्यांक है, तो ए का मान ज्ञात करिए। तो मतलब इसका मतलब आपको समझना क्या है कि आपका एक शून्यांक दे दिया गया है -4 और दूसरा शून्यांक आपको बोला है कि बताइए एम का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इस तरीका के प्रश्न में तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब एक शून्यांक आपको पता हो तो दूसरा निकालने के लिए आप एक्स के जगह उसके मान को रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की जगह -4 को रखिए, माइनस यहाँ पर भी 4 को रखिए, ये -2m है प्लस 2 और ये इक्वल में 0 कर दीजिए। 4 का स्क्वायर जानते हैं 16, ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस में 4 हुआ। ये यहाँ से बॉक्स को हटाइए तो ये कितना हुआ, -2m -2 इक्वल में 0। यदि आप इसी को यदि आप हल करते हैं तो ये कितना निकलेगा, तो इसको यदि आप हल करते हैं तो ये देखिए, ये हुआ 4, 4 में से 2 गया तो ये कितना बच गया, केवल ये हो गया +2 माइनस में 2m इक्वल में 0 हुआ। ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस, तो 2m, m से यदि 2 से 18 को कैंसिल करेंगे तो m का मान कितना निकलेगा, 9। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 में आपसे कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब वैसा ग्राफ जो दोनों एक ही लाइन पर हो, उसी को ही हम लोग समपाती कहते हैं। तो इसका जो है तरीका भी हम आपको बताए थे, समपाती होने का होता क्या है, समपाती होने का तरीका इसका हम बताए थे आपको कि ये समपाती तभी होगा जब ये इस नियम का पालन करेगा, a1 बटा a2 इक्वल में b1 बटा b2 इक्वल में c1 बटा c2। तो निकाल दीजिए, a1 की जगह कितना था, 1 था, और a2 की जगह कितना था, 2 था, b1 का जगह कितना था, 2 था, और b2 की जगह कितना था, k था। अब इसी को आपको निकाल देना था, आप इसको निकाल दीजिए तो k का मान कितना निकल जाएगा, k इक्वल में यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो k का मान कितना निकल जाता, 4 निकल जाता। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है 12। ये जो टेस्ट था आपका सभी चैप्टर से संबंधित प्रश्न था, इसमें केवल 2 चैप्टर को हम छोड़े थे, जिसमें से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को छोड़े थे, और एक था आपका कंस्ट्रक्शन, उसको हम छोड़ दिए थे। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। 12 में कहता है कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का नियम क्या होता है, कोई हल नहीं होने के लिए हम आपको बताए थे कि a1 बटा a2 इक्वल में b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2 होना चाहिए, तो वो होता है आपका कोई हल नहीं। तो ये निकालिए, a1 बटा a2 की जगह कितना है, 3/6 इक्वल b1 की जगह -1, b2 की जगह कितना हुआ, -2, c1 की जगह कितना हुआ, तो ये 5 है, c2 की जगह कितना है, ये k है। अब इसी को आप हल कर देते तो ये नॉट इक्वल, अब इसी को आप हल करते तो ये देखिए तो कितना आता, -k, यदि ये माइनस से माइनस तो ये कैंसिल कर दीजिए ना, तो k नॉट इक्वल में कितना हो जाता है, 10। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हुआ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में आपसे कहता है समीकरण युग्म इतना तथा इतना का हल कैसा होगा। तो आप चेक कीजिए खुद से, 2/4 को लिखिए इक्वल में 3/6 को लिखिए, 5/15 को लिखिए। अब इसी को हल कीजिए तो ये कितना हुआ, 2, ये भी 2, ये कितना हुआ 3। मतलब ये दो a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 है। तो इस तरीका के हल को हम लोग क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होता। ये प्रश्न संख्या जो है 14 में आपसे कह रहा था कि समांतर हो। समांतर कहने का मतलब ये ग्राफ जो हो आपका इस प्रकार से हो। तो समांतर होने का नियम हम आपको क्या बताए थे कि समांतर तभी कब ये होता है। तो समांतर होने का नियम हम आपको बताए थे, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2। इसी को कह सकते हैं ग्राफ में समांतर, या तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो निकालिए, a1 की जगह 4 बटे में 2 इक्वल में कितना, p बटे में 9, इसको कैंसिल करते तो p का मान कितना निकलता, 18 निकलता। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 15 देख लेते हैं। 15 में क्या होता है, 15 में कहता है x + 2y + 3 इक्वल में 0, 3x + 6y + 9 इक्वल में 0 के कितने हल होंगे। तो निकालिए, देखिए कौन सा नियम, ये ग्राफ से संबंधित आपका प्रश्न है, और ये बात को आपको ध्यान रखना कि इससे आपका फाइनल एग्जाम में जरूर प्रश्न छपेगा। ये जितना हम बात आपको बता रहे ये जरूरी आपके एग्जाम के लिए है, 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो ये देखते हैं इसमें क्या होगा, 1/3 है
इक्वल में 2/6 है, इक्वल में 3/9 है। अब कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए कैंसिल करने पर क्या हुआ, 1/3 1/3 1/3 तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो इसी को क्या कहते हैं, अनगिनत हल होता है। समझे इस बात को। प्रश्न संख्या 16 भी आप लोग देख लिए होंगे कि 16 में निकालना क्या था। तो 16 में आप लोग को निकालना था इसका क्या है, विवेचक, मतलब विवेचक निकालना। तो विवेचक निकालने का तो आप लोग जानते हैं, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। बी के जगह आपका कितना है, तो ये 15 है, तो ये कर दीजिए -15 का स्क्वायर, -4 गुने ए के जगह कितना है 1 है आपका, 80 के जगह कितना है 50 है। 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है 225। 50 को 4 से गुना किया जाए तो ये कितना निकलेगा 200। 225 को 200 यदि माइनस किया जाए तो ये कितना निकलेगा 25। तो इस प्रश्न की राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 देखते हैं 17 में क्या कहता है। तो 17 में कह रहा है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक एवं समान के लिए तो हम आपको बताए थे ना कि डी का मान क्या होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। और डी बराबर होता है क्या है, b² - 4ac इक्वल में क्या होता है, शून्य होता है। तो b का मान आप रख दीजिए -2 का स्क्वायर, माइनस में 4a और c। यदि 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना होगा 4, और -4 ये कितना हुआ 12, अब इक्वल में शून्य। अब इसी का मान आप निकालिए तो ये जब 12p है, ये माइनस में और ये प्लस उधर जाके हुआ माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ। p का मान हुआ 4/12। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना हुआ 1/3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18 में आपसे कहता है कि मूल ज्ञात कीजिए। मूल कहने का मतलब शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात कीजिए, जो आपका लिखा हुआ है a² p² x² - q² इक्वल में शून्य। तो x का मान निकाल दीजिए ना, वही आपका मूल हुआ। ये माइनस है तो इधर हुआ ये प्लस, बटा ये दोनों गुना में, तो इधर आके ये क्या हो गया भागा में। अब जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाता है, तो रूट जाता है। ए क्यू बटे में ए बटा में पी, और रूट से निकलता है तो ये क्या होता है प्लस माइनस। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा था द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति आपको बताना था। तो प्रकृति निकालने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। तो निकालिए 4 का स्क्वायर -4a और c। जब इसको यदि आप हल करते हैं तो कितना निकलता शून्य, और जिसका मान शून्य आता है तो उसी को क्या कहते हैं मूल वास्तविक, और क्या होता है बराबर। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 20 देखते हैं। 20 में कहता क्या है, हाँ देखिए 20 थोड़ा सा ये आपका प्रमेय से संबंधित प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया और संगत भुजाओं का अनुपात आपसे पूछा। तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दे और संगत भुजाओं का अनुपात आपसे पूछे, यदि संगत भुजाओं का अनुपात यदि आपसे पूछे तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना क्या है, रूट में डाल देना है दोनों क्षेत्रफल को, क्योंकि आप लोग इसका प्रमेय पढ़े हैं कि जो होती है उसके संगत क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात का बराबर होता है। आप लोग ये प्रमेय पढ़े होंगे। त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF, ये आप पढ़े होंगे। AB जैसे ये इस प्रकार का त्रिभुज है, A है, B है, C है, और एक आपका होता है DEF। तो आप इसमें पढ़े होंगे AB बटा EF इक्वल में क्या AC बटा DF, इस प्रकार से पढ़े होंगे। इसका स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे। तो इधर से जब स्क्वायर हटता है तो इधर दूसरे तरफ क्या जाता है, तो रूट जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें आपसे क्या कह रहा था कि इसमें जो है संगत भुजाओं का आपसे पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था। तो आपसे जिसमें क्षेत्रफल का मान आपको दे दिया था, तो निकाल दीजिए। आपका क्षेत्रफल का मान कितना था 100:144। तो 100:144 था, तो 100 और 144 का अनुपात निकालते तो ये कितना निकलता 10, और बटे में कितना होता 12 होता। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि इसमें जो है कितने पद है, इसमें पद की संख्या पूछ रहा कि बताइए इसमें कितने पद हैं। तो बताइए इस तरीका का प्रश्न तो आप डायरेक्ट एक लाइन में बना सकते हैं। 93 में यदि 3 को माइनस कीजिएगा तो ये कितना होगा 90। और देखिए सब में कितना का अंतर है 5 का, तो 5 और प्लस में 1, ये हो गया आपका आंसर। 18 और 1 कितना हो गया 19। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इस तरीका के प्रश्न में ज्यादा समय जो है एकदम लगने नहीं दीजिए, इस तरीका के प्रश्न को एकदम तुरंत हल कीजिए।
देखिए 22 में क्या कहता है कि 8 पदों में संख्या क्या है, इसमें संख्या आपसे पूछ रहा, समांतर श्रेणी 41 इतना में पदों की संख्या, तो इसको भी उसी तरीके से निकालिए। 8 और माइनस कितना कर दीजिए, 8 और माइनस 41, और बटे में देखिए सब में अंतर कितना है, तो -3 का है, क्योंकि और इधर कर दीजिए +1। यदि 41 में 8 गया तो ये कितना बचा, 41 में 8 गया तो ये बच गया आपका -33, अब बटे में -3 प्लस में 1, इसी को कैंसिल कर दीजिए तो 11 तो यह क्या हुआ 33, 11 और 1 क्या हो गया आपका 12। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस तरीका को प्रश्न को एकदम तेजी से आप हल कीजिए ऑब्जेक्टिव की तरह। देखिए इसमें कह रहा था कि प्रथम 50 पदों का योगफल, तो आप जानते हैं प्रथम 50 पदों का योगफल, तो इसको आप निकालने का दो तरीका है। दो तरीका है क्या, कि आप केवल डायरेक्ट T50 निकाल दीजिए। तो T50 निकालने का तरीका क्या होता है, a + 49d। a का मान आपका कितना होगा 2 होगा, और d के जगह आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हुआ और 49 और 2 कितना हुआ 51, यदि इसी को आप जोड़ते 51 और 2 कितना हो गया आपका 53। ये T50 तो आपको पता चल गया, योगफल निकालना था, a से निकाल दीजिए, n/2 इंटू ए प्लस में कितना हो गया Tn। तो n के जगह आपका 50 था तो 50 रख देते, 50/2, a के जगह आप रखते 2 और प्लस में Tn के जगह आप कितना रखते 53। यदि आप इसी को हल करते तो ये कितना हो गया 25, और 25 अगुने कितना 53 और 2 कितना हो गया आपका 55 हो गया। 53 और 2 को यदि आप जोड़ते तो ये कितना हो जाएगा आपका 55 होगा। अब 55 को यदि आप 53 से गुना कर दीजिएगा तो ये कितना होगा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं आया है, ये तो ऑप्शन आपका दिया ही नहीं। तो T50 आपसे पूछा, गलती कहाँ हुआ। अच्छा 49 दूना कितना होता है, ये 98 होता है, ये 49 दूना जो होता है ना ये 98 होता है। 98 को 2 से कीजिएगा प्लस, तो ये कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब यहाँ जो होगा आपका 100 होगा, ये जो होगा ना आपका यहाँ जो हम लिखे यहाँ पर आपका जो होगा ये 100 होगा, प्लस में 100 होगा। तो ये 100 को 2 से जोड़िएगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 102, और 102 और गुने में कितना हो जाएगा 102 और गुने में ये 25। यदि 102 और गुने 125 को यदि आप गुना कीजिएगा, सॉरी 102 और गुने 25 को, तो ये कितना दे देगा आपका 25/50 दे देगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ये प्रश्न संख्या जो है 24 में आपसे कहा था कि बताइए x का मान क्या है। तो इस तरीका का प्रश्न तो हम बताए हैं कि जब 3 संख्या एपी में हो तो बीच वाली संख्या में 2 आप गुना कीजिए और अगल बगल वाली संख्या को जोड़ दीजिए। तो ये 2x - 1 था, प्लस में ये 3x था, इसी को आप जोड़ देते, ये कितना हो गया 14, और 3 और 2 कितना हो गया ये 5x - 1, ये माइनस और इधर आके ये कितना हो गया प्लस, और ये हो गया 5x। इसको आप हल कर देते तो x का मान कितना निकल गया 3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। आइए प्रश्न संख्या 25। हाँ 25 जो है आपके लिए बेहतरीन प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न में आपको करना क्या था कि 2 आप फिगर पहले बना लेते किसी भी तरीका से, या समकोण त्रिभुज बनाते, समद्विबाहु बनाते, या समबाहु बनाते। इसमें आपसे ये क्लियर नहीं किया है कि आपको कौन सा त्रिभुज बना, किसी भी तरीका से बना देते। अब इसमें कह रहा था कि कौन सा सत्य है, तो ये बात को ध्यान रखिए, ए बी जो होगा ये डी ई के बराबर होगा, BC जो होगा EF के बराबर होगा, और ये जो होगा AC जो होगा आपका DF के बराबर होगा। तो आइए AB, जब AB उठाया तो इधर बटा में DE होगा, तो चलिए ये ठीक किया है। इक्वल, जब ये AC लिखा है तो इधर क्या लिखना चाहिए DF, लेकिन क्या लिख दिया EF, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, लिखा है ए बी तो ठीक है, ए बी बटा में क्या होना चाहिए डीई, लेकिन लिख दिया है ई एफ, जिसके कारण ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 3, सॉरी सी में क्या कहा, ए बी कहा है तो ए बी ठीक है, लिखना चाहिए ए बी है तो बटा में डीई, वो भी बात को लिखा है। फिर लिखा है ये बी सी, तो इसका आधार कितना है बटे में ई एफ, ये सही लिखा है। तो जिसके कारण से इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाता आपका सी हो जाता। तो इस प्रश्न की राइट आंसर आपका क्या हो गया सी हो गया। आइए प्रश्न संख्या 26। देखिए 26 और इसके पहले जो अभी हम लोग बनाए थे लगता 22-23 देखे होंगे, उसमें आपको ध्यान रखना जो हम आपको बता रहे थे कि ये आपका जो है परिमेय पर संबंधित है। तो इसमें भुजाओं का अनुपात दे दिया और परिमाप का अनुपात दे देगा। परिमाप का अनुपात आपसे पूछा तो भुजाओं का अनुपात और परिमाप का यदि अनुपात आपसे पूछा तो जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का भी अनुपात होता है। सिंपल से बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 27 में देखते हैं। 27 जो है ना ये आपका थेल्स प्रमेय पर आधारित है। थेल्स प्रमेय देखिए क्या था, इसमें आप लोग जानते हैं कि ए है, बी है, सी है और बटा में ये कितना है डी ई है, समांतर था। ए डी का मान आपको दे दिया गया था 4 है,
बी डी का मान आपको दे दिया गया था x-4 था, ए ई का मान दे दिया गया आपको 8 है, और ई सी का मान दे दिया गया 3x-19। अब जानते हैं थेल्स पर में आप पढ़े हैं ए डी बटा में बी डी, ए ई बटा में ई सी, तो ई सी को आप हल करते 4 और बटे में कितना करते x-4 इक्वल में ये कितना था 8 और बटे में कितना था 3x-9। अब इसी को आप हल कर देते, जब इसको यदि आप हल करते तो इसका जो है राइट आंसर क्या निकलता है आपका, तो 11 निकला होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 28 देख लेते हैं। 28 के बारे में पूछ रहा कि कौन से चतुर्थांश में, तो ये आप जानते हैं ना, कह रहा तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो प्रथम के लिए आप जानते हैं प्लस प्लस, द्वितीय के लिए माइनस प्लस, तृतीय के लिए माइनस माइनस, और चतुर्थ के लिए क्या होता है प्लस माइनस होता है। देखिए यहाँ एक बात ना आज हम आपको क्लियर करवाते हैं जो आप कभी नहीं भूलिएगा कि कौन से चतुर्थांश में है। ये जो आप सबसे पहले जानते थे ये किसका मान होता है, तो ये x का मान होता है। तो इसमें इस चतुर्थांश की बात कहा जाए तो इसमें x क्या होता है, तो प्लस होता है, तो जिसके कारण से ये प्लस हुआ। इसमें आए तो इसमें x क्या हो गया, तो माइनस हो गया, तो जिसके कारण से ये क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब ये प्रथम जब आता है तो उसी का उल्टा तृतीय होगा, द्वितीय का उल्टा क्या होता है चतुर्थ होता है। तो तृतीय चतुर्थांश में आपसे पूछ रहा था तो माइनस माइनस साइन होना चाहिए, तो ये माइनस माइनस है कहां, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए प्रश्न संख्या 29 में आपसे कह रहा था ए बी का मध्य बिंदु, मानिए कि ये आपका रेखाखंड है, एक ए है ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु आपको दे दिया गया है 4,6 और कहता है ए का नियामक दे दिए हैं 2,4। तो कह रहा था बताइए तो बी का नियामक क्या होगा, तो आप बताइए, आपको हम फॉर्मूला तो सिखाए थे ना कि मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, 2 प्लस एक्स बटे में 2 कॉमा 4 प्लस वाई बटे में कितना 2। अब ये जो है आपका मध्य बिंदु का नियामक निकलता, लेकिन मध्य बिंदु का नियामक ये कितना दे दिया 4,6। तो एक बात को आप बताइए, इस तरीका का प्रश्न को हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव की तरह बनाना है, तो इसको हल करके आपको लाना है 4, तो इसका मतलब x की जगह क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तब ना 6 और 2 क्या होता 8, अब 2 से कैंसिल होता तो 4। तो देखिए 6 और 6 दो गो ऑप्शन में है सी और डी में, इसको हल करके आपको लाना था कितना 6, मतलब यहाँ पर आपको लाना था 12, तब 2 से हल कैंसिल करते तो कितना आता 6। तो इसका कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान प्रश्न था, आप लोग तो कोशिश किए होंगे, तो शायद 49-50 लाए होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स लेकिन जरूर कीजिएगा, आज कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना कितना सही हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 30 में आपसे कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कितना दिया, वृत्त का केंद्र, वही बात है कि वृत्त का जो है केंद्र से होकर जो जाता है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं, जिसमें इसका सी रे के बारे में आपको दे दिया है 3,7 दिया है, और ये कितना दिया है -7,3 दिया है। तो इसका कह रहा मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु या तो केंद्र का नियामक निकालिए, तो 3 और 7 को जोड़िएगा तो 10, 2 से कैंसिल कीजिएगा, ये कितना होगा 5 होगा। 5 देखिए कौन से ऑप्शन में, आप देखते आप टिक कर देते, तो ऑप्शन नंबर कौन था, तो बी था। तो इतना भी आपको दिमाग नहीं दौड़ाना था, आप देखिए और तुरंत एकदम टिक कीजिए। आइए अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 में अब हम लोग देखते हैं 31 में क्या कहता है, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया है 1,0 5,2 तथा 8,2, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक का नियामक का तरीका तो बताया थे x1 प्लस x2 बटा x3 और बटे में 3 कॉमा y1 प्लस y2 और प्लस में y3 और बटे में कितना 3। अब इसी को आप हल करते तो ये यदि इसको आप हल करते तो x1 की जगह 1, x2 की जगह 5 और प्लस x3 की जगह 8 और बटा में कितना था 3 था। y1 की जगह कितना हुआ आपका 0 हुआ, y2 की जगह 2 था और इसके जगह y3 के जगह भी 2 था और बटे में ये 3। यदि आप इसी को आप हल करते तो आपका आंसर आता, लेकिन इसमें आप लोग हल कीजिएगा तो पूर्णतः कैंसिल नहीं होगा। तो इसमें जो है हम आप लोग को क्लास में बताए होंगे कि शायद कुछ चेंजिंग करवाए होंगे, जिससे आपको ऑप्शन नंबर मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर शायद ए मिल रहा होगा या बी मिल रहा होगा, ये हम देख लेंगे आप लोग का। लेकिन ये जो था आपका गलती था, थोड़ा सा कुछ गलती हो गया था आप लोग का, ये हम आप लोग के क्लास में सुधरवा दिए थे। आइए प्रश्न संख्या 32 में कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए त्रिभुज का जब इस तरीका का क्षेत्रफल आपसे पूछे ना, तो आप जो है इसको सब्जेक्टिव की तरीका नहीं बनाइए, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 और माइनस में y2।
मतलब इस तरीका से आपको बनाना ही नहीं है ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीका को बनाइएगा आप कैसे, तो देखिए आप तुरंत जो है इसमें तेजी से आप बना सकते हैं। अब बनाने का इसमें तरीका क्या है कि त्रिभुज का तो क्षेत्रफल आपसे पूछा था, तो देखिए x1 भी कितना है, x1 की जगह आपका कितना है, शून्य है, तो x1 तो लिखाएगा नहीं, छोड़िए। x2 भी कितना है, शून्य है, तो ये भी नहीं लिखाएगा, तो केवल क्या लिखाएगा, x3 लिखाएगा। और जैसे ही x3 लिखाया तो ये क्या होता है, y1 और माइनस में कितना होता है, y2 होता है। अब इसी को केवल हल कर दीजिए और ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं दौड़ाना है। x3 के जगह 3 हुआ, y1 के जगह कितना है 4 है, और माइनस y2 के जगह 0, और 4 को 3 से किए 12, और 2 से कैंसिल कर दिए तो ये कितना हो गया 6। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए प्रश्न संख्या 33। 33 में आपका कहता है बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, x का मान 5 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। तो इसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। 34 में कह रहा था सेक 60 डिग्री का मान कितना है, तो आप सिंपल सा कॉस 60 डिग्री का मान तो बताइए, तो आप लोग कितना जानते हैं, 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, इसी का विपरीत हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 में कहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना, तो साइन स्क्वायर 30 का मान जानते हैं कि 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान जानते हैं 1/2 होता है, दोनों ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 36। 36 में कहता है टू एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीका का तो प्रश्न हम बताए थे, जिसके बारे में न्यून कोण कहा है उसी को आप तोड़िए। तो ये tan है ना, तो tan की जगह हम लोग कितना कर सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस में 2a इक्वल में कितना, cot a माइनस कितना 18 डिग्री है, cot से cot ये कैंसिल हो गया, तो ये 90 माइनस में 2a इक्वल में ये कितना हुआ, a माइनस 18 डिग्री। अब इससे आप a का मान निकाल लेते, यदि आप इससे a का मान निकालते तो ये कितना निकल जाता, 36 निकलता। तो जिसके कारण से इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 37। आइए प्रश्न संख्या जो है 37 में देखते हैं। 37 में कहता है 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए का मान कितना है, तो 6 को आप केवल कॉमन लीजिए, ये बच गया आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना हो गया tan स्क्वायर ए। अब जानते हैं ये दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 6 गुने 1 इक्वल में कितना 6। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगी आपका। देखिए प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, तो 38 में कहता है क्या है, 1 माइनस कॉस के पावर 4 को हल करना था, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लोग क्या जानते हैं, एक जानते हैं माइनस में, और एक आप लोग क्या जानते हैं, तो एक जानते होंगे आप प्लस में। देखिए फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम किया, या तो इसके बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना हुआ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कौन से ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। प्रश्न संख्या जो है 39, ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपके कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। देखिए इस तरीका का प्रश्न आपको करना क्या है, जब बराबर वर्ड आपको बोल दे त्रिकोणमिति में, तो ध्यान देना इसका आंसर आप लोग मान दीजिए 45 डिग्री, तुरंत मारना है ऑप्शन नंबर इसका क्या मारना है, बी मार देना है। अन्यथा आपको ये वर्ड को केवल पकड़कर, तो देखिए इसको अभी हम आपको समझा देते हैं कि इसका जो है लंब भी 1 था और आधार भी 1 है। तो बताइए यदि आपको ये थीटा पूछता, तो tan थीटा बराबर आप जानते हैं ना कि ये होता है p बाटा में b, p के जगह 1 b के जगह 1, तो tan थीटा में किसका मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का ना। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या 40। 40 में कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से कितनी गुनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई से जो है 3 गुनी, मतलब ये x है तो ये √3x है, तो उसका उन्नयन कोण, तो tan थीटा बराबर लगाइए ना लंब अब बटे में कितना होता है आधार, x से x कैंसिल कीजिए तो 1/√3 बचा। अब 1/√3 जो होता है ये किसका मान होता है tan में, तो tan में आप लोग जानते हैं कि ये 30 डिग्री का मान होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। प्रश्न संख्या 41। 41 में कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पद से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सिंपल सी बात है, इसके जो है आपको आधार का मान जो है ना ये आपको दे दिया था 10, और उसका जो है उन्नयन कोण आपको दे दिया था 60, तो कह रहा था मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकालते मतलब tan 60 डिग्री, यदि tan 60 डिग्री का मान निकालते लंब का मान कितना था
नहीं, तो लंब तो निकालना ही था ना। मान लीजिए P आधार की जगह कितना 10, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ये P बटे में कितना हुआ 10। यदि आप इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो P का मान ये कितना निकल जाता, तो 10 रूट कितना निकलता, 3 निकलता। तो 10 √3 3 जो है कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। आइए प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग देख लेते हैं 42 में कहता है किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखा खींची गई, PA बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो PB का मान कितना होगा। तो ये सिंपल सी बात को हम बताए थे, बाह्य बिंदु से दो गो जब स्पर्श रेखा खींची जाए, यदि बाह्य बिंदु से दो गो यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जब ये 8 है तो ये भी कितना होगा, ये 8 होगा ना। जब PA का मान 8 तो PB का मान भी कितना होगा, 8 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आइए प्रश्न संख्या 43 में आपसे कहता है एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए ये जो है आपका इस प्रमेय से आपसे पूछा गया है। ये मानिए P है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका O है। वृत्त के केंद्र पर ये 50 डिग्री का कोण बनाता है, तो अंतरित करता है, और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण, ये जो कह रहा है इस कोण की मान बताइए। तो बताइए हम आपको बताए थे ये केंद्र पर का कोण और जो है स्पर्श बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों का योगफल क्या होता है, तो समपूरक होता है। कहने का मतलब दोनों का योगफल 180 डिग्री। जब ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 में करता है वर्ग अंतराल कितना है। तो वर्ग अंतराल देखिए आप लोग क्या किए होंगे, अधिकतर विद्यार्थी मारे होंगे डी मारे होंगे, जो कि आप लोग का गलती है। डी ये नहीं होगा, आखिर क्यों नहीं होगा, जो देखिए वर्ग अंतराल की लंबाई आप लोग से पूछा है। तो इसमें वर्ग अंतराल में कहने का मतलब क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर आप ए में देखिए, तो 2 से 5 कहने का मतलब 2 3 4 5, 5 से 8 इसका मतलब समझिए 5 6 7 8, इस ऑप्शन के मतलब समझिए 8 से 11, 8 9 10 11। सिंपल सी बात को आपको समझना है। इसका जो वर्गों की लंबाई आपसे पूछा है, तो वर्गों की लंबाई में देखिए तो इसमें जो है कितना शामिल है, 3 शामिल है कि नहीं, क्योंकि 5 तो इसमें शामिल नहीं ना होगा, 5 तो फिर इसमें आके हो जाएगा शामिल। तो देखिए इसमें जो है फिर ये कितना शामिल है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, मतलब 2 से 5 कहने का मतलब 2 3 4 शामिल है, 5 नहीं शामिल है। तो इसका वर्गों की लंबाई कितना होगा, तो 3 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। प्रश्न संख्या थी 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6। तो इस तरीका का प्रश्न तो हम आपको बताए थे कि जब 4 गो लगातार संख्या आपसे पूछा और आपसे पूछा जाए तो 4 गो आप जो है डैश बनाइए, बनाने के बाद विषम संख्या का माध्य, तो कहने का मतलब ये चारों के बीच में तो ये माध्य जो आपको 6 बोला है। अब इसका जो है निकालना है कि इसका माध्य क्या होगी। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य आपको 6 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए 6 के बाद विषम संख्या क्या होगा, 7 होगा, 7 के बाद फिर क्या होगा, 9 होगा। अच्छा 6 के पहले क्या होगा, तो 5 होगा, 5 के पहले क्या होगा, तो 3 होगा। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या था, 9 था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए प्रश्न संख्या जो है 46 में आपसे कहता है कि बताइए कि बहुलक का मान कौन होगा। तो जो सबसे अधिक बार लिखा हुआ रहता है वही तो बहुलक है। तो यदि इसको आप बारीकी से देखिएगा तो इसमें जो है 5 अधिकतम बार लिखा गया है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या अंतिम की तरफ अब हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या जो है 47 देखते हैं, कहता है कि वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर तो आप जानते हैं ना, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में कितना होता है 2, 25 और 15 को जोड़िएगा तो 25 और 5 कितना हुआ 30, और 30 और 10 कितना हुआ 40, और 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 में कहता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है। तो हम आपको सिंपल सी बात को सिखाए थे तीनों का संबंध, कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक
और माइनस में क्या होता है 2 माध्य, जिसमें हम आपको आद करने का तरीका भी बताए थे कि माध्यम को मानिए 4 अक्षर थे, इसमें 3 गुना कीजिए, माध्य को मानिए 3 अक्षर थे, इसमें 2 गुना कीजिए, ये आपका होता है। लेकिन इस रूप में आपको नहीं दिया गया है ऑप्शन, इसको आपको हल करना था। तो यदि आप हल करते तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या निकल जाता, आपका ऑप्शन नंबर ए निकलता। इसको आपको हल करना था, अन्यथा आप हल भी नहीं करते तो एक ऑप्शन से आप पकड़ सकते थे। आप पकड़ कैसे सकते थे, बहुलक तो एक ही होगा, देखिए तो इसमें बहुलक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा इसमें देखिए माध्य कितना होगा, तो 2 होगा, तो यहाँ 3 माध्य है, इसमें तो 3 माध्य होगा और एक माध्य इधर चला जाएगा, तो ये कितना होगा 2 माध्य होगा। लेकिन 2 माध्य के मतलब कहने का मतलब क्या, अच्छा 2 माध्य तो वो हुआ, अब माध्यक का मान कितना होगा 3 होगा, तो माध्यक तो यहाँ केवल कितना हो रहा है 3 ही हो रहा है, जिसके कारण से ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होता, आपका ऑप्शन नंबर ए होता। आइए प्रश्न संख्या जो है 49 में आपसे कहता है परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर निकालने का तरीका जानते हैं। उच्चतम मान इसमें कितना है, तो देखिए उच्चतम कितना है 81 है, माइनस न्यूनतम मान, तो न्यूनतम इसमें कितना है 12 है, यदि दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना निकलेगा 69। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए इस सेट का अब अंतिम प्रश्न है, आप लोग जो है इस सेट को आप लोग अपने अपने ग्रुप में भी जरा शेयर कीजिएगा। आइए अंतिम प्रश्न संख्या 50 में आप लोग से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापनीय है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किसको नहीं माना जाता है, तो मानक विचलन को जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं मानी जाती है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।